जी बेटे जी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। इसको पहले हम पढ़ लें थोड़ा सा और फिर बातचीत करते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा इसमें क्या है। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी कंपनी एंड एस कंपनी किस डेट की? 30th जून की। पी कंपनी हैज ओन्ड ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स, इसका मतलब कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, एंड 40% ऑफ द लोन स्टॉक, यानी कि पी कंपनी ने एस कंपनी को कर्जा दिया हुआ है। 40% ऑफ द लोन स्टॉक का मतलब जो एस कंपनी में आपको कर्जा नजर आ रहा होगा उसका 40% पी ने दिया हुआ है। अब पी कंपनी की बैलेंस शीट आपके सामने कुछ यूं नजर आ रही है कि पी कंपनी के पास एसेट्स हैं। ये पी कंपनी ने दो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, एक 80,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और पी कंपनी ने एक और इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके एस कंपनी के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, लोन स्टॉक्स में। ये एट पार ही उसने खरीदे हुए हैं, कोई ज्यादा रकम नहीं दी हुई उसने, और ये भी $20,000 के लोन स्टॉक्स $20,000 में, $20,000 में खरीदे हुए हैं। ये उसके एसेट्स हैं, करंट एसेट्स। ये उसके पास ऑनर्स इक्विटी है और ये पी कंपनी की लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। यूं कह लीजिए कि ये उसकी नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये उसकी ऑनर्स इक्विटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये इसके करंट एसेट्स हैं और ये इसकी टोटल नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट। बात समझ में आती है बेटा? अब ये है पी कंपनी। एस कंपनी के उसने यहां पर बता दिए कि उसके पास ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं, टोटल 96 बनता है, ठीक बात। और इनका नॉन करंट का और करंट का टोटल 196 हो गया। और उसके बाद ये ऑनर्स इक्विटी है इसकी 108, ये नॉन करंट लायबिलिटी इसकी 50,000, ये करंट लायबिलिटीज और ये टोटल 196 इसका टैली कर दिया। हमें कंसोलिडेशन करनी है इसकी। कंसोलिडेशन में मैं थोड़ा सा अब आपके साथ शॉर्टकट फिलहाल लगाऊंगा और यहीं पर लिखना शुरू कर दूंगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चीजों को आप आसान लें। हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पेरेंट कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 120,000 और सब्सिडरी कंपनी की कितनी है जी? 100,000। ऐड कीजिए 220,000 कंसोलिडेटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमने देखा था, जो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है इक्विटी में, एग्जैक्टली उसकी इक्विटी
80,000 ही है, वो उस 80,000 की इक्विटी से कट गई। और ये जो इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है 20,000 की, ये उसने एक किस्म का कर्जा दिया हुआ है। किसको? एस कंपनी को। एस कंपनी ने ये जो 50,000 है, इसमें 20,000 का कर्जा उसने लिया हुआ है बी कंपनी से, और 30,000 का कर्ज लिया हुआ है उसने बाकी लोगों से। तो ये 20,000 जो है वो कट जाएगा 50 में से इस इन्वेस्टमेंट के साथ, लिहाजा कंसोलिडेशन में कुछ नहीं आ रहा। करंट एसेट्स आपके पास इन्वेंट्री 50,000 की है पी कंपनी की, और एस कंपनी की इन्वेंट्री 60,000 की है। टोटल अमाउंट बनती है 1,10,000। रिसीवेबल्स 40,000 के हैं और 30,000 और करंट अकाउंट कैंसिल हो जाता है आपस में इंट्रा ग्रुप, लेकिन इसके पेएबल में करंट अकाउंट 12,000 है। इसका मतलब है कि 6,000 बाकी बच गया। $12,000 कैंसिल हो गया और 6,000 बाकी बच गया। उस 6,000 के बारे में इसने सवाल के नीचे बताया हुआ है कि ये जो डिफरेंस है करंट अकाउंट का, वो गुड्स इन ट्रांजिट है। लिहाजा गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री की तरह का एसेट होता है। आप इधर 6,000 को गुड्स इन ट्रांजिट के तौर पर लिखेंगे। कैश 4,000 है और इधर इसका कैश 6,000 है। 4,000 और 6,000 10,000, ये करंट एसेट्स हो गए कंसोलिडेटेड। टोटल 1,96,000 बनते हैं ऐसे ही, और 2 पीस इसमें ऐड कीजिए तो 4 16 बनता है। अब आप आ जाए इक्विटी में। इक्विटी में हम सिर्फ इक्विटी लिखा करते हैं, शेयर कैपिटल लिखा करते हैं पेरेंट कंपनी का, और रिटेन्ड अर्निंग पेरेंट कंपनी की, और यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी में 28,000 रुपया रिटेन्ड अर्निंग का नजर आ रहा, और सारा का सारा कंपनी के आगाज से हमने इसको अक्वायर किया था, इसलिए सारा का सारा हमारी इसका हिस्सा बन रहा है 28,000 रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में आ रही। क्या अमाउंट बनती है? 1,23,000। ये हमारी इक्विटी आ गई 223,000। अब लायबिलिटीज जब हम लेंगे तो इधर पेरेंट कंपनी की लायबिलिटी में एक लोन स्टॉक है 75,000, और इधर लोन स्टॉक जो है वो बाकी रह गया 30,000 का। ये नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई 105,000 की नॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज की तरफ आ जाए। पेएबल 47,000 और इधर इसका पेएबल 16,000।
60 3,000 और टैक्सेशन 15,000 और उसका 10,000 था जो और इसके पास एक और लायबिलिटी थी करंट अकाउंट पेएबल, वो हमारा कैंसिल हो गई है। तो अब हमारे पास टोटल आता है 88,000। इन तीनों को सम कर लीजिए 223 प्लस 105 और प्लस 88 416,000। ये बेटे हमारी कंसोलिडेटेड बन गई। अब ये क्वेश्चन चूंकि कॉम्प्लेक्स नहीं था इसलिए मैंने बगैर वर्किंग केस को डायरेक्टली उठा लिया। ठीक है, यहाँ पर आगे मैंने ये भी किया हुआ है। ओके, बात समझ में आती है? मैं अब जा रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहरहाल क्वेश्चन मैंने वही वाला आमने सामने कर दिया था ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। हम जो ऊपर नीचे जा रहे थे तो यहाँ से देख लेता तो हमें ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ना था, हमारी चीज़ें सीधी सीधी एक व्यू में आ जानी थी। इसमें बहरहाल चंद एक चीज़ें मैं यहाँ पर दोबारा बोल देता हूँ। ये 80,000 आपका कैंसिल हो रहा है इसकी शेयर कैपिटल के साथ। ये 20,000 आपका कैंसिल हो रहा है जो इसने 20,000 उससे लिया हुआ, 20 से 30,000 बाकियों से लिया हुआ। ये 20,000 ये कैंसिल हो रहा है। इधर 18,000 जो है उसमें से 12,000 कैंसिल होगा और 6,000 गुड्स इन ट्रांजिट में जाएगा। ये 12,000 आपका ये कैंसिल होगा। बस ये चंद कैंसिलेशन है, बाकी आप इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो ये एलिमिनेशंस के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बात की तरफ बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है। इसमें एक चीज मैंने हाइड की हुई, उसको मैं बाकायदा वाइट से हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये बात अभी मैंने आपको कुछ देर बाद पढ़ानी है। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू और क्या कह रहा है कि पी कंपनी और एस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं आपके पास। पी ने 75% एक्वायर किया हुआ है ऑफ एस। कब एक्वायर किया? 1 जनवरी 7 को, जब उसकी रिटेन्ड अर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उसकी रिटेन्ड अर्निंग 15,000 थी। ओके, और हम कंसोलिडेशन बना रहे हैं इस डेट की। तो बेटे जान, दो डेट्स बड़ी अहम हमारे सामने आ गई। मैंने आपसे कहा हुआ है कि हम सबसे पहले जो वर्किंग करेंगे इसकी डेट्स की वर्किंग करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ थोड़ा सा वर्किंग्स सामने रख के सॉल्व करना चाहूँगा, इसलिए कुछ बातों को मैं अलग से कर देता हूँ।
ओके, वर्किंग 1, हमेशा आपने सबसे पहले डेट्स, जुबानी नहीं ये काम करना, लिख के करना है, आदत बना लें, क्योंकि इस जगह पर आपके 2 से 4 नंबर मौजूद हैं। अगर आपने गलती कर दी तो 4 नंबर आपके उड़ जाने हैं। इसलिए आपने डेट्स जो हैं वो लिखनी है। कौन सी डेट? एक एक्विजिशन डेट और एक रिपोर्टिंग डेट। एक्विजिशन डेट है इसकी 1 जनवरी 2007 और रिपोर्ट करने जा रहे हैं हम उसको 31 दिसंबर 2007 को, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 साल है, डिफरेंस 1 ईयर। ये काम जरूर करना है। इसके बाद वर्किंग 2, वर्किंग 2 भी आपने लिख कर करनी है, भले आपको लगे कि जुबानी है। वर्किंग 2 है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसने 75% दिया हुआ है और नॉन कंट्रोलिंग 25% होगा, लेकिन इससे अगला काम जरूर करना, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स 1 रुपए का 1 शेयर है। एस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को आपने स्प्लिट करना है कि उसके कितने शेयर्स जो हैं वो कंट्रोलिंग आपके पास है और कितने आपके पास नहीं है। तो 50,000 का 75%, 50,000 का 75% आप ले लें। $37,500 और इसका 50,000 का ही 25%, 12,500। ये काम भी कर लेना। उसके बाद वर्किंग 3, वर्किंग 3 है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इस सवाल में अभी उसने आपको तंग नहीं किया। ये जो इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी है ये परचेज कंसिडरेशन है। बाज़ औक़ात वो कहता है कि जी ये कैश कंसिडरेशन तो अकाउंट फॉर कर ली, नॉन कैश नहीं की, डेफर्ड नहीं की, कंटिजेंट नहीं की। तो 4 तरह की आपकी कंसिडरेशन होती है, उसको आपने ले लेना है। यहाँ पर आपकी कैश कंसिडरेशन ही है, कैश पेड for cost of investment 68,000 बात खत्म हो गया। अब बड़ी अहम वर्किंग आने जा रही है, वर्किंग 4। ये है गुडविल की वर्किंग। गुडविल वर्कआउट करेंगे आप। उसके लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लेंगे वर्किंग 3 से, जो भी उसका सम होगा वो आप यहां पर ले लेंगे। ठीक है, अगर उसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अपने 4 ले लेंगे। 4 टाइप्स हैं, उसकी कैटेगरीज हैं,
कैश, नॉन कैश, डेफर्ड, कंटिजेंट, उन चारों का सम, जो भी वर्किंग 3 का सम है वो आपने ये ले लेना। इसमें आपने ऐड करना है NCI ऑन एक्विजिशन डेट। अगर तो उसने फेयर वैल्यू बताई भी है, जो कि मैंने यहाँ पर हाइड की है, उसने बताई भी थी फेयर वैल्यू, आप देख रहे हैं उसने बताई भी है फेयर वैल्यू, हम फेयर वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर उसने फेयर वैल्यू नहीं बताई भी तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल खाली छोड़ के नीचे लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। अब ये बहुत अहम बात है, इसको कॉन्सेप्ट में भी ले आओ और समझ भी लो। समझ लोगे तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, वरना फिर इस स्टेज पे रट्टा लगाया जाता है। नेट एसेट्स मैं आपको बता चुका हूं कि ओनर्स इक्विटी को कहते हैं। हमने देखना ये है कि हमारी नेट एसेट्स क्या थे एक्विजिशन डेट पर। उसने में कहा हुआ है कि एक्विजिशन डेट पे आपकी 15,000 की रिटेन अर्निंग थी, और हमने इस साल में पूरे 1 साल हुआ है ना एक्वायर किए हुए, पूरा 1 साल हुआ है, डिफरेंस जो है पूरे 1 साल में हमने नए शेयर्स तो कहीं इशू नहीं किए ना। अगर किए होते तो वो इंफॉर्मेशन देता। तो इसका मतलब 1 साल पहले हमारे नेट एसेट्स कितने थे, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल 50,000 का था, और रिटेन अर्निंग थी हमारी 15,000 उसने बताया। ये टोटल बनता है 65,000। 65,000 के नेट एसेट्स थे, यानी कि उस कंपनी की कीमत थी, वर्थ थी 65,000 उसने। जिस दिन हमने उस कंपनी का 75% एक्वायर किया, 25% तो हमारे पास नहीं है, तो ये 100% को क्या हम जो 75% एक्वायर करने के लिए हमने पे किया 68 तो माइनस करना जस्टिफाइड बनता है? नहीं, मुझे तो 75% में से 75% को लेस करना चाहिए ना। मुझे तो डॉलर है, डॉलर लेता हूँ, मुझे तो 75% के लिए 68,000 है, तो मुझे इसमें से 75% 65 का 75% माइनस करना चाहिए, तभी जस्टिफाइड है। इस बात को पकड़ लो, अगर पकड़ा गया तो मैं आगे चलूंगा, ना पकड़ा गया तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। आपने 68,000 किस चीज का पे किया, मेरी कंपनी खरीदी है 68,000, कितने शेयर्स खरीदे हैं? 75%। तो मेरी कुल कंपनी के शेयर्स की कीमत कितनी थी उस दिन? 50,000 शेयर कैपिटल और 15,000 की रिटेन अर्निंग, तभी ओनर्स इक्विटी शेयर। अब इस कुल में एनसीआई का हिस्सा भी है और आपका भी हिस्सा है। एनसीआई का कितना हिस्सा है? 25%। तो या 25% इसमें से माइनस कर दूं मैं 65,000 में से, या 25% को इसका कैलकुलेट करके मैं ऊपर ऐड कर दूं। तो हम क्या करते हैं, हम ये 65,000 का एनसीआई परसेंटेज इसमें शामिल कर देते हैं। कितना आता है? 16,250। तो हमारी अब बात मैच करती है कि 100% जो नेट एसेट्स हैं वो बनते हैं 84,250 के जो खरीदे गए, या टोटल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो गुडविल इन दोनों का डिफरेंस होगी
84,250 minus 65,000, 20, sorry, 19,250. दुरुस्त, ये हमारी गुडविल बनी। अब हम क्या करते हैं, अब ये गुडविल मैंने कैलकुलेट कर ली, यहाँ से मैं प्राप्त करूँगा। अब हम अगली वर्किंग की तरफ जाते हैं। अब हमें एक वर्किंग चाहिए एनसीआई की और एक चाहिए ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। फर्स्ट कर ले, मैं एनसीआई की वर्किंग पहले कर लेता हूँ। ये एनसीआई में अब करने जा रहा हूँ ऑन रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि एक्विजिशन डेट तो मेरे पास है ही है। अब देखिएगा, जो एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी एनसीआई है, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट। वो यहाँ से मैंने वर्किंग फोर्स से उठाई 16,250 वर्किंग फोर्स से उठाई, और उसमें मैंने ऐड किया। अब देखो, जब से आपने सब्सिडरी को खरीदा है, कब खरीदा था आपने सब्सिडरी को? 1 जनवरी 2007 को। उस वक्त से अब तक कितने साल गुजर गए हैं? वर्किंग वन में देखा 1 साल। उस 1 साल में कितना प्रॉफिट बनाया? आपने आज तक रिटेन अर्निंग्स हैं आपकी 25,000, और साल पहले आपकी रिटेन अर्निंग थी, हाँ जी, तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया? 10,000। तो आप इसको कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन retained profits of S company into NCI percentage। वो कितना बनता है जी? 25,000 माइनस 15,000 पोस्ट एक्विजिशन आ गया, इंटू 25%, यानी कि 10,000 का 25%, 2,500। ये आपने इसमें ऐड किया, तो आपने कहा कि जी मेरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो 18,750 का है। ठीक बात? एग्जाम्पल को और नीचे ले जाऊं। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप एक और काम करने जा रहे हैं। वर्किंग 6 में ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट व्हाटएवर। अब ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग आप देखते हैं कि जी पी और एस जब ग्रुप बने हैं, तो ग्रुप बनने के बाद 1 साल पहले बने थे ना ग्रुप बनने के बाद से लेके आज तक, आज की क्या पोजीशन बनती है इसकी? ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग एज ऑन टुडे क्या है? उसमें पेरेंट कंपनी जो है, पी कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन रिपोर्टिंग डेट पूरी उठा लो, वो है 70,000। ठीक है, ये 70,000। ये तो ग्रुप ही किया ना।
और इसमें ऐड कर दो ये जो हमने पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ली थी, अब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25,000 क्लोजिंग डेट पर है, 15,000 एक्विजिशन डेट थी, 10,000 को 75% से 25% ऊपर आपने ले लिया, 10,000 का 75% 7,500 पे आपका हक है, आपकी इक्विटी का हिस्सा बनना चाहिए। ऐड कीजिए, आपकी ग्रुप रिटर्न। अब आप बनाए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। As on 31st December 2007। क्या जी हमारे पास अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, $60,000 प्लस 50,000, 1,10,000। फिर गुडविल आपने वर्कआउट की, इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई ना। गुडविल कहाँ से आपकी आएगी? वर्किंग फोर्स से। कितनी है जी? 19,250। गुडविल ऑन, ये एक्विजिशन डेट है और चूंकि कोई इम्पेयरमेंट नहीं है लिहाजा यही आपकी गुडविल रिपोर्टिंग डेट की है, बिकॉज नो इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट होती तो इनमें फर्क आ जाता ना, तो इम्पेयरमेंट माइनस करके इसकी आप रिपोर्टिंग डेट वर्कआउट करते। तो हमें तो रिपोर्टिंग डेट चाहिए ना, ये हमारी रिपोर्टिंग डेट को बन रही है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। 19,250 ये हमारे हो गए नॉन करंट एसेट्स। कितने हो गए जी? 1,29,250 नॉन करंट एसेट्स। अब हमारे ये नॉन करंट एसेट्स, अब हम लेने जा रहे हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने हैं जी? 52 और 35,000 हमारे ऑल करंट एसेट्स। अदरवाइज लिस्ट बनती। बावन और 35,000। $87,000। उसके बाद आपका जब ये हो गया, ये आपके करंट एसेट्स, और तो कोई करंट एसेट नहीं है इसमें। आप इसको करंट एसेट्स का सम कीजिए। क्या बात आती है जी सामने? 21625। अब आप लेंगे ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी शेयर कैपिटल किसका लेते हैं हम?
सिर्फ पेरेंट कंपनी, ओनली पी कंपनी। एस कंपनी को तो आपने एक्वायर कर लिया इन्वेस्टमेंट के जरिए से और बाकी का एनसीए में शामिल कर दिया, तो एनसीए अलग से लिखेंगे ना। ओनली पी कंपनी आप लेंगे 100,000, उसमें आप लिखेंगे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। कहाँ से? वर्किंग 6 में था, ग्रुप रिटेन्ड 77500। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखिएगा आप। अपना ओनर इक्विटी जो कंट्रोलिंग कंपनी के पास है उसको पूरा करें। 177 प्लस करेंगे इसके अंदर आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो भी तो शेयर होल्डर है ना हमारे। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारे शेयर होल्डर हैं 18,750 से 16,250, 25% उसका एक्विजिशन रेट पर था, जिसमें शेयर कैपिटल भी शामिल है और उस वक्त तक का रिटेन प्रॉफिट भी शामिल है। और उसके बाद रिटेन प्रॉफिट हमारा 2500, उसमें 18,750। ये जी हमारी टोटल इक्विटी की पोजीशन आती है। ऐड कीजिएगा, क्या आती है अमाउंट? 19625। ठीक बात। अब इसके अंदर आएंगे आपके नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज 0 है हमारी, और करंट लायबिलिटीज हैं 10 और 10-20 की। डायरेक्ट डेबिट टैली होता है जी। अब देखिए आपने क्या कुछ कर लिया और क्या कुछ समझ लिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए से एक छोटी सी बात समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन में अगर कोई पूछने की बात है तो आप चलना। इसकी वर्किंग्स तमाम देख लीजिए। वर्किंग 1 2 3 4 5 6 और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
पी कंपनी के 40,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एस कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी, ऑथराइज कैपिटल 10 मिलियन ऑफ 50 पर शेयर एंड पेड अप इज 2.5. ओके, एंड ग्रुप स्ट्रक्चर जो वर्किंग 2 में बनाता होता हूँ वो कैसे होगा? आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज और एनसीए परसेंटेज कैसे बनाएंगे? कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था. $40,000 शेयर्स आपने खरीदे, कितने में से? 50,000 शेयर्स बनते हैं उसके, क्योंकि 50 रुपए का एक शेयर है, 2.5 मिलियन पेड अप शेयर कैपिटल है, किया 50,000 में से आपने 40,000 शेयर्स खरीदे हैं. 80% आपके पास है, तो बाकी 20% के शेयर्स बनाने हो तो क्या तरीके का आपके पास, मतलब बाकी के 10,000 ये शेयर्स. ठीक बात? जनाब क्लियर? अच्छा, अब वो ये इस सवाल को मैं एक और तरीके से भी आपके साथ करूंगा, जिसमें कि इस सवाल में, ये तो मैंने आपके साथ कर लिया ना, पूरा सॉल्व कर लिया आपके साथ. इसी सवाल को अब मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा आपके साथ कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, आपके पास कितने शेयर्स हैं, ये अगर आप इस वक्त क्लियर हैं तो मैं फिर आपको इसकी वर्किंग समझा दूं, वरना कंफ्यूज ना हो जाएं आप. बताएं, ओवरडोज तो नहीं हो जाएंगे? बताओ. ठीक, कुछ चीजें यहाँ पर डिफरेंट होंगी, सिर्फ वो चीजों को हम एड्रेस करेंगे. देखिएगा, एज फार एज डेट इज कंसर्न, 1 और 2 और 3 वर्किंग में कोई फर्क नहीं आएगा. फर्क आएगा गुडविल में, कैलकुलेशन में. हम गुडविल अब ले रहे हैं फुल वैल्यू गुडविल, इसको कहते हैं फुल वैल्यू गुडविल. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही वैल्यू उठाई. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अब आपने देखना है कि आपके पास कितने शेयर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पड़े हुए हैं. टोटल शेयर्स 50,000, 50 में से आपने जो वर्किंग पीछे की थी 12,500 शेयर्स नॉन कंट्रोलिंग के पास हैं, और उसकी फेयर वैल्यू है ₹1.60. बताइए जिसकी फेयर वैल्यू क्या बनती है? $20,000 की आप बन जाती है 88. जरा देख लीजिएगा, गलती कोई ना कीजिएगा. ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग कितना हो गया आपके पास ऑन एक्विजिशन डेट? अच्छा, अब इसमें से आपने वही जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स of S company on AD to the extent, अच्छा इधर पूरा आप ले लें, on AD. आपके पास कितने जी नॉन करंट एसेट्स में शेयर कैपिटल है?
50,000 और रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट पे कितनी थी आपकी? 15,000। इस 65,000 को आपने कितने में एक्वायर किया आपने, और एनसीआई ने कितने में वर्थ किया उसको? एनसीआई के पास 12,500 शेयर्स हैं और एनसीआई ने वर्थ किया उसको ₹1.60 में ये, और आपने तो 75% जो है वो 68 में खरीदे हुए हैं। तो अब आप बताएं गुडविल क्या बनती है? गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट क्या बनती है? 88 minus 65 23,000। कोई इम्पेयरमेंट है? 0। तो हमारे पास जो गुडविल ऑन रिपोर्टिंग डेट बनी है 23, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब वर्किंग 5 एनसीआई जो हम कर रहे हैं, एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट ऊपर से हमने ली वर्किंग 4 से कितनी? 20,000। उसमें वही पोस्ट एक्विजिशन का आपने 25 ऐड किया, आपके पास क्या आ गया? 22,500। एग्रीड? बाकी ये इसमें कोई फर्क नहीं आया, आपने बस गुडविल यहाँ पर अब जो लेनी है वर्किंग फोर्स से 23,000 लेनी है। और आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ये 22,500 है। अब मुझे आप फिगर्स बता दीजिए टोटल करके प्लीज। बताइएगा जी। 1, 10, 23 और 87 220 और यहाँ पर ये आपका ऑनर्स इक्विटी का जो टोटल आता है ये क्या बनता है इनका? 199 नहीं 200 पूरा बन रहा है, 200 बन रहा है प्लस 20। तो आपका जी आ जाओ भाई, आ जाओ। समझ गए? तो हमने क्या किया, अगर फुल गुडविल लेनी होगी तो हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो लेंगे वो फेयर वैल्यू पर लेंगे, एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपको दिया होगा, बताया होगा, जैसा कि उसने यहाँ पर, या तो वो आपको बताएगा या आपने अखज़ कर लेना है। आपको उसने फेयर वैल्यू दी होगी पी कंपनी की एक्विजिशन डेट पर, तो इसका मतलब है कि आपने फुल वैल्यू। अच्छा जी, आगे मैंने आपको 2-3 सिनेरियोज आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व किए हुए हैं मैंने, आपने बस इन सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करना।
ठीक बात है। अगर तो ये जो मैंने वर्किंग आज आपको डिस्कस की है ठीक से ग्रिप हो जाती है तो आपकी कंसोलिडेशन में और कुछ भी